करते हैं स्टार्ट अपनी नेक्स्ट पोएम। और मुझे आपकी ग्रेड 10 में अगर कोई पोएम सबसे ज्यादा हिट करती है, टच करती है एवरी टाइम आई रीड इट, तो वो ये पोएम है द बोल पोएम। नाम बड़ा सिंपल सा है इसका, लेकिन इसका नाम जो है ना उस पे मत जाइए, मिसलीडिंग है वो, बहुत ही डीप मीनिंग कैरी करती है ये। क्या देखते हैं, चलिए। लिखी है जॉन बैरीमैन साहब ने। जॉन बैरीमैन राइटर के बारे में हालांकि कभी एग्जाम में आता नहीं, लेकिन मुझे लगता है आपको बता देना चाहिए इनके बारे में। एक ऐसे इंसान थे जिन्होंने अपनी लाइफ में बहुत संघर्ष देखा, बहुत संघर्ष देखा मतलब इन्होंने, और इन्होंने उन संघर्षों से मुझे लगता है शायद इंस्पायर होकर पोएम लिखी है। आप लोगों को बताया है कि जीवन में संघर्ष तो आएंगे ही, लॉस तो होगा ही, ये आपको बताया गया है। एक तरह से ये पोएम जो है, इसका इनिशियल आइडिया आपको दे दूं, ये जो पोएम है ये आपको एक छोटे से बच्चे का, एक यंग एज के बच्चे का, जिसकी एज एग्जैक्टली नहीं बताई गई है, बस इतना बताया गया कि एक यंग बिल्कुल बच्चा है, बहुत छोटा बच्चा है शायद वो एक बच्चा जो कि अपनी बॉल के साथ खेल रहा है, उसकी बॉल एकदम से उससे दूर हो जाती है, इस जगह चली जाती है, ऐसी जगह चली जाती है जहां से वापस नहीं मिल सकती। तो क्या उसका रिएक्शन होता है इस सिचुएशन में, कैसे उसका जो जॉयफुल मूड है वो कंप्लीटली एकदम से सैड मूड में बदल जाता है, ये आपको बताया गया। और कैसे वो इस छोटे से इवेंट के थ्रू, उसकी बॉल जो खोई है, उस छोटे से इवेंट के थ्रू एक बहुत ही जरूरी लेसन सीख रहा है लाइफ का, ये आप इस पोएम में देखेंगे। क्या लेसन सीख रहा है देखते हैं, चलिए। ठीक है। हाँ, एक बात बतानी भूल गया, द पोएम इज अबाउट हाउ स्मॉल एंड इनसिग्निफिकेंट इवेंट्स ऑफ लाइफ गिव सिग्निफिकेंट लेसन्स एंड प्रिपेयर वन टू ग्रेजुअली फेस हार्श रियलिटीज ऑफ लाइफ। इस चीज के बारे में भी है कि कैसे आपके जीवन में कई बार बहुत छोटे से इवेंट जो होते हैं ना, वो आपके जीवन को, आपकी सोच को, आपके एटीट्यूड को कंप्लीटली बदल देते हैं, ये भी है। ठीक है, देखते हैं। इसका थीम अभी आपको बताऊंगा, क्यों मैं पोएम पढ़ाना चाहता हूं पहले, उसके बाद आपको बताऊंगा, बट इसको ध्यान से सुनिएगा। हो सकता है अगर आप परेशान हो आज किसी चीज के खोने की वजह से, किसी इंसान के दूर जाने की वजह से, तो आपकी परेशानी शायद थोड़ी सी बेहतर हो जाए इसको पढ़ने के बाद। देखते हैं, ठीक है। What is the boy now who has lost his ball? What is he to do? I saw it go merrily bouncing down the street and then merrily over, there it is in the water. ध्यान से देखिएगा पोएम को, मतलब जो है डिफिकल्ट वर्ड्स वो बताया तो हूं पहले। मैरिली मतलब होता है बच्चा पार्टी, हैप्पीली, मैरिली है यहां पर, ठीक है। ध्यान से देखो एक बारी प्लीज फटाफट से। What is the boy now? Who has lost his ball? What is he to do? तो बेसिकली ये जो स्टैंजा आपको बताता है उस बच्चे की, जो एक पोर्ट पे, एक बंदरगाह पे, इस पोम की सेटिंग क्या है, एक बंदरगाह पे एक बच्चा बॉल के साथ खेल रहा है और बॉल जो है ना उससे दूर चली जाती है, ऐसे दूर चली जाती है कि अब वो वापस नहीं पा सकता है, जैसे आप इस इमेज में देख भी रहे हैं। ठीक है, तो आपको ये पोम बताती है उसका क्या रिएक्शन है, क्या इनिशियल सिचुएशन है, बताती है। पोएट बोलते हैं कि व्हाट इज द बॉय नाउ हु हैज लॉस्ट हिज बॉल, व्हाट इज ही टू डू। वो बच्चा जिससे उसकी बॉल दूर चली गई है, वो कैसा महसूस कर रहा है, अभी वो कैसा महसूस करे, व्हाट इज ही टू डू। ये थोड़ा डेस्परेशन दिखा रहा है उस बच्चे की कि वो क्या करे, कि वो क्या करे, ऐसे वाला बोला जा रहा है कि वो क्या करे जब उससे उसकी बॉल दूर चली गई है। तो I saw it go merrily bouncing down the street and then merrily over. राइटर पोएट बोलते हैं कि मैंने उसको जाते हुए देखा, बॉल को बड़ी खुशी खुशी बाउंस कर रही थी बॉल डाउन द स्ट्रीट, यानी कि स्ट्रीट के पार, एंड देन मैरिली ओवर, फिर स्ट्रीट को पार करके इन द वाटर, फिर वो पानी में चली गई जहां से वो वापस नहीं आ सकती है। तो जो इनिशियल स्टेट है, जो इनिशियल सिचुएशन है पोएम में, वो यहां पर स्टैंजा में बताई गई है। सिर्फ इतना समझ लीजिए आप। ठीक है, बंदरगाह क्या होता है, तो पोर्ट समझते हो, पोर्ट जहां पर बहुत सारी शिप्स जो है आती हैं और रुकती हैं और फिर वहीं से बन के निकल जाती हैं। तो आपको पता है ना, मर्चेंट नेवी में बहुत सारी शिप्स होती हैं जो सामान लेके आती हैं। तो बंदरगाह वो जगह होती है जहां पर शिप्स आकर रुकती हैं और फिर वहीं से बन के चलती हैं, समुद्री जहाज। नेक्स्ट दूसरा स्टैंजा देखते हैं। नो यूज टू से ओ देयर आर अदर बॉल्स, एन अल्टीमेट शेकिंग ग्रीफ फिक्सेस द बॉय as he stands rigid, trembling, staring down all his young days into the harbor where his ball went. क्या मतलब है? मतलब है, पोएट बोलता है कि इस सिचुएशन में
एक तरह से एक तो आपको ये बताया गया कि बच्चा जो है ना इस वक्त क्या महसूस कर रहा है जब उससे बॉल दूर चली गई है, उसका एक लॉस हो गया और जीवन में शायद पहली बार उससे कोई चीज दूर हुई है, अदरवाइज अब तक सारी चीजें मिलती आ रही हैं उसको। बोल रहा है नो यूज टू से देयर आर अदर बॉल्स, इस बात को बोलने का कोई फायदा नहीं है, ये वर्थलेस है कि मैं उसको ये बोलूं कि अरे और बहुत बॉल है दुनिया में। क्यों? क्योंकि ये बच्चा इस वक्त बहुत ज्यादा दुखी है उस बॉल के लिए जो उससे दूर चली गई। इसकी बॉल शायद बचपन से खेल रहा था ये बॉल से, वो दूर चली गई है। An ultimate shaking grief fixes the boy. Ultimate मतलब होता है एक्सट्रीम, इससे ज्यादा कभी महसूस ही नहीं किया इसने आज तक शायद। एक्सट्रीम शेकिंग मतलब जो हिला दे आपको, कांप कपा दे बिल्कुल। ग्रीफ मतलब होता है सैडनेस, दुख। फिक्सेस मतलब होता है ग्रिप्स। एज ही स्टैंड्स रिजिड, रिजिड मतलब होता है सख्त, स्टिफ भी बोलते हैं इसको, है ना, स्टिफ। ट्रेम्बलिंग, ट्रेम्बलिंग मतलब होता है कांपना, शेक करना, कांपना। स्टेयरिंग मतलब होता है घूरना, किसी चीज को बहुत ध्यान से देखना। ऑल इज यंग डेज इनटू द हार्बर, हार्बर मतलब होता है पोर्ट, बंदरगाह, जैसा कि मैंने आपको भी बताया। अब आई एम नॉट श्योर आप लोग शायद इस इमोशन में भी हो या ना हो, लेकिन ये पोएम जो है ना ये आपको एक इमोशन में लेके जाती है किसी। आप इमेजिन करिए, याद करिए जब पहली बार आपकी कोई चीज आपसे दूर हुई थी, या इमेजिन करिए अभी रिसेंट का कोई समय जहां पर कोई ऐसा इंसान है जिसको आप बहुत ज्यादा वैल्यू देते हैं, बहुत ज्यादा वैल्यूएबल है वो इंसान आपसे दूर हो गया है। हो सकता है आपकी फैमिली में कोई गुजर गया हो सकता है आपका कोई दोस्त है जो आपसे बहुत नाराज है, कुछ और भी। बेसिकली वो जो सिचुएशन है ना उसमें इंसान बहुत मुश्किल महसूस करता है, बहुत दिक्कत होती है उसको। कुछ ऐसी सिचुएशन में है बच्चा जब उससे ऐसे दूर बॉल चली गई है, उसकी सबसे प्यारी बॉल, बचपन से खेलता रहा है उस बॉल से ये, है ना। तो क्या रिएक्शन है उसका रिएक्शन ये है कि वो अल्टीमेट शेकिंग ग्रीफ फिक्सेस द बॉयज, बच्चे को बहुत ही ज्यादा ग्रीव, सैडनेस महसूस हो रही है, उसको बहुत ज्यादा एक्सट्रीम सैडनेस ग्रिप कर लेती है, मतलब बांध लेती है। बच्चा ना एकदम से दुखी हो जाता है, बहुत ज्यादा, इतना ज्यादा दुखी कि ये बॉल जब गई ना इससे दूर तो उसको ऐसे खड़ा है वहीं पर, उसी पोजीशन में जिस पोजीशन में वो बॉल गई ना, उससे खेल रहा था, अभी हंसी ठट्टा कर रहा था, और एकदम से अब उसी पोजीशन में स्टक हो गया है, स्टिफ हो गया है, बिल्कुल सख्त हो गया है, खड़ा और देख रहा है अपनी बॉल को दूर जाते हुए, बस, है ना। एज ही स्टैंड्स रिजिड, बिल्कुल सख्ती के साथ वहां खड़ा है, कांप रहा है, स्टेयरिंग डाउन, और घूर रहा है उस बॉल को, मतलब बेचारा कांप रहा है। सोचो किसी को एक्सट्रीम चीज से लगाव हो, किसी चीज से बहुत लगाव हो और वो दूर चला जाए अगर, तो ऐसा कुछ रिएक्शन होता है। शायद आप समझ पा रहे हो इसकी ग्रेविटी। वही बॉल उससे दूर चली गई है बच्चे से, वो बिल्कुल सख्त खड़ा है, कांप रहा है और घूर रहा है बॉल की तरफ कि वो मिल जाए किसी तरह। All his young days into the harbor where his ball went। अब एक बहुत डीप बात बोली है पोएट ने, उसके सारे यंग डेज उस हार्बर में चले गए जहां वो बॉल गई है। सारे यंग डेज क्यों बोला है उसने? क्योंकि ये जो बॉल है ना, ये इस बॉल के साथ बचपन से खेल रहा है, इसकी बॉल के साथ बहुत सारी चाइल्डहुड मेमोरीज एसोसिएटेड है। तो यहां जो बॉल है ना, बॉल असल में वो सिंबॉलिक है इस बच्चे की चाइल्डहुड मेमोरीज की। जैसे ये बॉल उस हार्बर में गई ना, वो प्रेशियस चीज, कीमती चीज जो कि इसको लगती थी, वो जैसे ही हार्बर में गई ना, वो उसके साथ साथ इस बच्चे के सारे बचपन के दिन भी चले गए उसमें, उसका बचपना भी चला गया, और अब शायद कुछ हद तक वो मैच्योर हो गया। एक तरह से उसको लॉस हुआ लाइफ में पहली बार, उसके बाद वो मैच्योरिटी उसके अंदर एक आ गई है, कि आप समझ सकते हैं। तो बेसिकली ऑल इज यंग डेज इनटू द हार्बर क्यों बोला है? पानी में बॉल, हार्बर में तो बॉल गई है ना, लेकिन उसके साथ साथ बोला ऑल इज यंग डेज ऑल्सो इनटू द हार्बर। तो ये यंग डेज इसलिए क्योंकि इस बॉल के साथ इसकी बहुत सारी चाइल्डहुड मेमोरीज अटैच्ड हैं, और जैसे ये बॉल गई हार्बर में तो इस बच्चे की जो मेमोरीज हैं, वो सारी पॉजिटिव एसोसिएटेड मेमोरीज, वो भी हार्बर में चली गई। बेसिकली वो लॉस उसको महसूस हुआ। ठीक है, नेक्स्ट स्टैंजा देखते हैं ध्यान से प्लीज। आई वुड नॉट इंट्रूड ऑन हिम। अब पोएट बोलता है मैं उसके साथ इंट्रूड नहीं करूंगा, मैं उसके इस वक्त तो बहुत परेशान है बच्चा, कांप रहा है डर से, कांप रहा है इस दुख से, सैडनेस से, इस फीलिंग से, अभी जो लॉस उसको है उससे। बट आई वुड नॉट इंट्रूड ऑन हिम। इंट्रूड मतलब होता है इंटरफेयर करना, दखल करना किसी की लाइफ में, दखल देना। मैं लेकिन इंटरफेयर नहीं करूंगा, पोएट बोलता है। क्यों? A dime, another ball is worthless. Now he senses first responsibility in a world of possessions. People will take little boy.
क्या प्यारी बात है, मतलब देखना, अगर आपको समझ में आए और आपको हिट करना तो प्लीज मुझे बताइएगा। बोलता है मैं उसको उस पे इसकी इस सिचुएशन में ना इंटरफेयर नहीं करूंगा। शायद पोएट सोच रहा है कि मैं जाके इसको कंसोल कर दूं, लेकिन नहीं, मैं ऐसा नहीं करूंगा, मैं बिल्कुल इंटरफेयर नहीं करूंगा उसके सिचुएशन में। ये बोलना कि अ डाइम अनदर बॉल, डाइम होता है बच्चे 10 सेंट्स, है ना, मनी को रेफर कर रहा है बेसिकली ये। अनदर बॉल इज वर्थलेस, वर्थलेस मींस ऑफ नो वैल्यू। पोएट बोलता है इस बच्चे को ये बोलना कि भाई बॉल ज्यादा महंगी नहीं थी, एक डाइम की और आ जाएगी। नो साउंड, नो साउंड, साउंड आवाज आ रही है मेरी क्या आप लोगों को? ऐसा आप लोग बता रहे हैं, थोड़ा सा डिस्टर्बेंस है, इशू है, क्रैकिंग साउंड है, कुछ बोला किसी ने? नहीं, ठीक है, ऑलराइट फाइन। तो एक बारी देखना ध्यान से, साउंड ब्रेक नहीं हो रहा है ऐसा, मैंने बैकएंड टीम से कंफर्मेशन लिया है, इट्स फाइन आई बिलीव। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ओके 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 फाइन। ब्रेक दूंगा भाई 5-10 मिनट का, इसके बाद चिंता ना करो। आई एम थिंकिंग कि मैं फटाफट से कंटिन्यू करके खत्म कर दूं, हम और आधा 1 घंटे में वाइंड अप कर देंगे ना लेक्चर को, अगर आप लोग चाहो तो हम 1 घंटे में और खत्म कर लेंगे अपनी पोएम्स को। ध्यान से देखो इसको, अ डाइम अनदर बॉल इज वर्थलेस। पोएट बोलता है एक डाइम, पोएट ऐसा बोलता है कि मैं इस पे इंटरफेयर नहीं करूंगा। क्यों? क्योंकि ये जो बॉल है ना वो बहुत कीमती नहीं है, ज्यादा पैसे की नहीं है। पोएट ऐसा बोलना नहीं चाहता कि भाई एक डाइम की और आ जाएगी, कुछ पैसों की आ जाएगी बॉल ये, या ये बोलना कि एक और बॉल आ जाएगी, अनदर बॉल आ जाएगी, ये वर्थलेस है, इसका कोई फायदा नहीं है। क्यों? क्योंकि बच्चा वही बॉल चाहता है जो उसकी दूर गई है, और वो उस दुख में डूबा हुआ है अभी बिल्कुल, इसलिए कोई फायदा नहीं है। लेकिन इसके बाद पोएट बोलता है नाउ ही सेंसेस फर्स्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी इन अ वर्ल्ड ऑफ पोजेशन। सेंसेस मतलब होता है रियलाइज करना, वर्ल्ड ऑफ पोजेशंस मतलब मेटेरियलिस्टिक वर्ल्ड। इस भौतिकवादी दुनिया में जहां पर हम लोग पैसे से कोई ना कोई चीज खरीदते रहते हैं, उसमें वो बच्चा पहली रिस्पॉन्सिबिलिटी रियलाइज करता है अपनी। क्या? वो रियलाइज करता है कि अगर आपके पास कोई चीज ऐसी है जिसको आप वैल्यूएबल होल्ड करते हो, जिसको आप कीमती मानते हो, तो आपको उस चीज का ध्यान रखना चाहिए। ये पहली जिम्मेदारी होती है जो इंसान तब रियलाइज करता है जब उससे उसकी पहली कीमती चीज दूर हो जाती है। क्या? कि अगर कोई चीज ऐसी है जिसको आप बहुत वैल्यूएबल मानते हो तो उसका ध्यान रखो। ये पहली जिम्मेदारी बच्चा रियलाइज करता है इस पॉइंट पे, इसलिए पोएट उसको जाके इंटरफेयर नहीं करना चाहता। पीपल विल टेक बॉल्स, बॉल्स विल बी लॉस्ट ऑलवेज लिटिल बॉय। पोएट बोलता है बॉल्स तो लोग लेंगे ही, बल्कि खोती भी रहेंगी हमेशा प्यारे बच्चे। क्यों बोलता है इसको ऐसा? क्या मतलब है इस वाली लाइन का? इस वाली लाइन का सिंपली ये मतलब है कि पोएट बोलता है कि भैया हम ये जो लॉस है ना, इस दुनिया में नियम है कि लॉस तो होगा, लॉस इज इनएविटेबल। यहां जो बॉल है ना, पीपल विल टेक बॉल्स, बॉल्स विल बी लॉस्ट ऑलवेज। यहां पर बॉल का मतलब सिर्फ बॉल नहीं है, यहां पर बॉल का मतलब है एनी वैल्यूएबल पोजेशंस, ऐसी चीजें जिनको आप डियर होल्ड करते हैं, अपने करीब मानते हैं। इट कुड बी अ थिंग, इट कुड बी अ पर्सन, वो सब बॉल के रिप्रेजेंटेटिव है। यहां बॉल एक सिंबल है उन सब चीजों के लिए। क्या मतलब है उसका? आप सब लोगों को भी हिदायत है, लोग बॉल्स ले लेंगे, आपकी जो वैल्यूएबल चीज है हो सकता है वो लोग ले लें, या हो सकता है वो आपसे दूर हो जाए। ये नियम है प्रकृति का कि लॉस तो आएगा ही आएगा। ऐसा हो ही नहीं सकता है कि कोई भी ऐसा हो जिसके जीवन में कोई लॉस ना आए। लॉस तो आएगा ही आएगा, सेटबैक तो आएगा ही आएगा। हम लोग ह्यूमंस हैं। पोएट यही समझाना चाह रहा है बच्चे को कि बेटा चिंता ना करो, ये जो लॉस है तो जीवन में आती है, इसके आगे बढ़ना सीखो। क्या? लास्ट नहीं, इसके बाद एक और स्टैंजा है, नहीं ठीक है, लास्ट है, लास्ट स्टैंजा ऑफ द पोएम। एंड नो वन बाइज अ बॉल बैक, मनी इज एक्सटर्नल। कोई भी एक बॉल वापस नहीं खरीद सकता है। वो बॉल जो किसी से दूर हो गई, वो पर्टिकुलर चीज आपकी जो आपसे दूर हो गई है, उसको आप वापस खरीद के नहीं ला सकते हो। आप नई चीज जरूर ला सकते हो, लेकिन वो चीज तो नहीं आएगी। इसलिए बोला है मनी इज एक्सटर्नल। एक्सटर्नल मतलब बाहरी। क्यों बोला है मनी को एक्सटर्नल? क्योंकि भाई मनी जो है ना, वो एक ऐसी चीज है जो कि आपके लिए, सपोज करिए आपकी बहुत ही कीमती बॉल है या बैट है, वो खो गया है आपसे, तो आपके लिए एक नया बैट तो आ जाएगा, लेकिन वो वापस वो वाला बैट नहीं आएगा जिससे आपकी फीलिंग्स जुड़ी हुई हैं, आप अटैच्ड हैं जिस चीज से। तो मनी को एक्सटर्नल बोला है। क्यों? बिकॉज इट कैन नॉट ब्रिंग बैक द सेम थिंग जो आपसे दूर हुई है, जिसके साथ आपकी सेंटिमेंटल वैल्यू है। इट कैन रिप्लेस इट विद अ न्यू थिंग। वो एक नई चीज जरूर ला सकती है, इसलिए वो बाहरी है। वो जो इंटरनल फीलिंग है आपकी एक चीज के साथ, उसको रिप्लेस नहीं कर सकती है मनी।
ये ध्यान रखिएगा, बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। नो वन बाइज अ बॉल बैक, मतलब कोई भी एक उस खोई हुई चीज को वापस नहीं ला सकता है। मनी तो एक भारी चीज है, वो सिर्फ नई चीज खरीद के ला सकती है, उस जो चीज आपसे दूर हुई है उसके साथ जो फीलिंग है उसको रिप्लेस नहीं कर सकती है। ही इज लर्निंग, अब क्या खूबसूरत बात है मतलब ये, और शायद आप लोग अगर इसको समझें तो अच्छी बात है, नहीं समझे तो आज समझ जाइए। He is learning well behind his desperate eyes the epistemology of loss, how to stand up, knowing what every man must one day know and most know many days how to stand up. ध्यान से देखिएगा आप, अब पोएट बोलता है ये जो पूरे फेज से गुजर रहा है ना बच्चा, अभी एक बॉल उससे दूर हो गई है, वो जो फेज से वो गुजर रहा है उसमें एक बहुत जरूरी लेसन वो ले रहा है, बहुत जरूरी सीख वो ले रहा है। क्या सीख है ये? वो सीख है कि वो अपनी डेस्परेट उत्सुक आंखों के पीछे, ऐसी सिचुएशन में वो अभी बिल्कुल होपलेस है, लेकिन इस होपलेस सिचुएशन में वो एक बहुत जरूरी सबक ले रहा है, लर्न कर रहा है। वो क्या लर्न कर रहा है? द एपिस्टेमोलॉजी ऑफ लॉस। एपिस्टेमोलॉजी होता है बच्चे अंडरस्टैंडिंग या फिलॉसफी। वो लॉस की अंडरस्टैंडिंग डेवलप कर रहा है, वो लॉस जीवन का एक हिस्सा होता है, इस बात को समझ रहा है। एपिस्टेमोलॉजी ऑफ लॉस का अगर पूरा मतलब बताऊं तो इट मींस what it means to lose something। तो ये बच्चा क्या सीख रहा है? ये सीख रहा है कि किसी चीज को खोना क्या होता है। ठीक है, ही इज लर्निंग वेल बिहाइंड हिज डेस्परेट आइज, अपनी इन उत्सुक आंखों के पीछे, इस उत्सुक होपलेस स्टेट में वो क्या सीख रहा है? वो सीख रहा है एपिस्टेमोलॉजी ऑफ लॉस। वो सीख रहा है व्हाट इट मींस टू लूज समथिंग, किसी चीज को खोना क्या होता है, ये चीज वो सीख रहा है। और उसके बाद हाउ टू स्टैंड अप, किसी चीज को खोने के बाद कैसे आप वापस दोबारा खड़े हो जाए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप किसी चीज को खो दें और फिर उसी की लॉस में आप लोग बहुत ज्यादा अपनी उम्मीद और अपने आप को खो दें। पोएट बोल रहा है कि कई बार ऐसा होता है लाइफ में, कुछ लॉस होता है, लेकिन उसको हैंडल करना चाहिए बड़े स्ट्रांगली, करेजियसली, और फिर आपको अपनी हिम्मत इकट्ठा करके वापस दोबारा लाइफ को इन इट्स स्ट्राइड फेस करने के लिए रेडी हो जाना चाहिए। हाउ टू स्टैंड अप, ये सीखना चाहिए। बच्चा अभी वही सीख रहा है। और उसके बाद वाइंड अप करते हैं आखिरी दो लाइंस में, नोइंग व्हाट एवरी मैन मस्ट वन डे नो। क्या सीख रहा है बच्चा? वो चीज सीख रहा है जो कि हर आदमी एक ना एक दिन सीखता है। मस्ट वन डे नो, वो चीज जो कि हर एक आदमी एक ना एक दिन जीवन में जरूर सीखता है। एंड मोस्ट नो मेनी डेज, और ज्यादातर लोगों को तो पहले से ही पता होता है, या ज्यादातर लोग तो पहले ही सीख चुके होते हैं, क्योंकि उनके लाइफ में कोई ना कोई ऐसा फेज आ चुका था इसमें वो कुछ खोते हैं। क्या? हाउ टू स्टैंड अप, क्या सीखना है? कैसे जीवन में खड़ा होना है दोबारा, कैसे जीवन में लॉस के बाद दोबारा वापस आगे बढ़ना है। हाउ टू मूव ऑन सिंपली, बेसिकली ये आपको बताया गया है। और यहां पर आपकी पोएम होती है खत्म। क्लियर है क्या आप लोगों को? देखो, हमारे जीवन में बहुत सारे लोग बहुत ही करीब होते हैं, हमारे बहुत क्लोज होते हैं। मैं अपने दादा दादी के बहुत ही करीब था। अनफॉर्चुनेटली मैंने दोनों खो दिया। पिछले एक साल में दादी चली गई, 1-1.5 साल पहले, और उसके बाद 10-1 साल पहले दादाजी चले गए। तो मैं बहुत अटैच था दोनों से। और ये लॉस ना बड़ा डिफिकल्ट होता है हैंडल करना, बट इट हैज़ टू बी हैंडल्ड। है तो है ही ना, लॉस तो लॉस है, जीवन में हो गई लॉस, उसके बाद आगे बढ़ना पड़ता है भाई। हाँ, यू टेक योर टाइम। जब कुछ ऐसा हो आपके साथ जो आपको बहुत इफेक्ट करे तो ठीक है, टेक योर टाइम मॉर्निंग इट, आप उसका दुख मनाओ। दुख मनाने के लिए कोई मना नहीं कर रहा है, लेकिन उस दुख में खो मत दो खुद को। हिम्मत करो और वापस दोबारा उठ जाओ और फिर आगे बढ़ जाओ यार। यही तो लाइफ है ना। ये आपको बेसिकली पोएम में सिखाते हैं पोएट। बहुत ही प्यारी पोएम मुझे लगती है, क्योंकि एक जरूरी सबक आपको देती है। एपिस्टेमोलॉजी का मतलब कोई पूछ रहा है तो अंडरस्टैंडिंग या फिलॉसफी, ठीक है, ये होता है एपिस्टेमोलॉजी। तो एपिस्टेमोलॉजी ऑफ लॉस का मतलब द अंडरस्टैंडिंग ऑफ लॉस। ठीक है, क्लियर है? आगे बढ़ूं? ठीक है, मैसेज बताइए इस पोएम से क्या मिलता है, जल्दी बताओ फटाफट से, जो कि आपका थीम है एक तरह से। जल्दी बताओ, जल्दी बताओ, जल्दी बता दीजिए बच्चा पार्टी, कम ऑन। पहला और बड़ा इंपॉर्टेंट, लॉस इज इनएविटेबल। इनएविटेबल मतलब जिस चीज को आप रोक नहीं सकते।
लॉस जो है ना जीवन में वो इनएविटेबल है, उसको आप रोक नहीं सकते, होगा ही होगा, है ना। बहुत बढ़िया, आपने सही बताया। मनी कांट बाय हैप्पीनेस, ये भी मुझे अच्छा लगा, बहुत बढ़िया। मनी कांट बाय हैप्पीनेस, या चलो लिख देता हूं, इससे भी वैलिड है बात तो वैसे, लेकिन इसी से जुड़ा हुआ है क्या कि हम लोगों को दुनिया में जो मटेरियलिस्टिक चीजें हैं ना, जो पैसे से खरीदी जा सके चीजें, उनसे बहुत ज्यादा अटैच नहीं होना चाहिए। ये भी एक सीख है, उनसे बहुत ज्यादा अटैच ना हो, ठीक है। डोंट गेट टू अटैच्ड टू मटेरियलिस्टिक थिंग्स, मटेरियलिस्टिक चीजों से बहुत ज्यादा अटैच ना हो। और एक बहुत जरूरी चीज, वो फर्स्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी वाला जो पॉइंट था, क्या, इफ देयर समथिंग दैट यू वैल्यू, अगर कोई चीज ऐसी है जिसको आप वैल्यू करते हैं, टेक केयर ऑफ इट। इफ देयर इज समथिंग दैट यू वैल्यू, अगर कोई ऐसी चीज है जिसको आप वैल्यू करते हैं, जिसको आप बहुत इंपॉर्टेंट मानते हैं, उसका ध्यान रखिए भैया। इट कुड बी अ थिंग, इट कुड बी अ पर्सन, इट्स योर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू टेक केयर ऑफ इट, ठीक है। बहुत जरूरी चीज है, बहुत ही जरूरी चीज है। हो सकता है आप सिर्फ इस पोम का सार अगर समझें ना, सिर्फ एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं, तो आपको ये रियलाइज हो कि यार ये मतलब आप एक लाइफ की बहुत जरूरी सबक, एक बहुत जरूरी सीख ले लें। अदरवाइज हो सकता है सब कुछ करने के बाद एक जगह टूट जाओ, क्योंकि ये आप समझ नहीं पाए कि लाइफ में लॉसेस तो आएंगे, ठीक है। आगे चलते हैं, चलिए। व्हाई, व्हाट इंपॉर्टेंट लेसन इज द बॉय लर्निंग अकॉर्डिंग टू द पोम, इस पोम के अकॉर्डिंग ये बच्चा कौन सी जरूरी सीख ले रहा है, कौन सी जरूरी सबक, कौन सा जरूरी सबक ले रहा है बेसिकली ये बच्चा, ये आपको बताना है, बताइए जल्दी से। बताइए जल्दी से बताइए बच्चा पार्टी, कम ऑन 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 कम ऑन। ओके, करेक्ट आंसर है बच्चे द कॉन्सेप्ट ऑफ लॉस एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। वो सीख रहा है कि लॉस क्या कॉन्सेप्ट क्या होता है और रिस्पॉन्सिबिलिटी जिम्मेदारी क्या होता है, इन दोनों चीजों को सीख रहा है। वाह, 98% रियली गॉट इट राइट। व्हाट डज द पोएट मीन बाय मनी इज एक्सटर्नल, मनी इज एक्सटर्नल का क्या मतलब है भाई, मनी इज एक्सटर्नल इसका क्या मतलब है, ये बहुत जरूरी है भाई, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत जरूरी। हाँ, डबल स्टार कर दिया मैंने इसको। मनी इज एक्सटर्नल का क्या मतलब है, बताइए जल्दी से। Money can buy everything one wants and make them happy. Money is more important than emotions. Money cannot replace lost possessions with sentimental value. Money is irrelevant in the modern world. ये क्वेश्चन डायरेक्ट आया, कई बारी आया बोर्ड में। और बताओ 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 जल्दी से बताओ भाई आंसर। करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, मनी कैन नॉट रिप्लेस लॉस्ट पोजेशंस। ऐसी चीजें आपकी पोजेशन जो खो गई हैं, जिनकी कोई सेंटिमेंटल वैल्यू, उनको रिप्लेस नहीं कर सकती मनी, ये मतलब है। बढ़िया, 66%, नॉट बैड। नेक्स्ट, व्हाट डज द पोएट मीन बाय द एपिस्टेमोलॉजी ऑफ लॉस, ये जो द एपिस्टेमोलॉजी ऑफ लॉस है, इसका क्या मतलब है, ये भी डायरेक्टली क्वेश्चन कई बार आया हुआ है। एपिस्टेमोलॉजी ऑफ लॉस, बताइए 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 बताइए। हमारी जो 4-5 बड़ी बड़ी पोम्स है ना, वो हमने कवर कर लिया। अब हम फटाफट से चलेंगे, डू नॉट वरी, हम पेस अप करेंगे और 1 घंटे में हम रैप अप कर लेंगे, चिंता ना करो आप लोग, है ना। कोशिश तो ये है कि और एक घंटे में हम लोग रैप अप कर लें। देखो, एपिस्टेमोलॉजी ऑफ लॉस मतलब होता है बच्चे द अंडरस्टैंडिंग द नेचर ऑफ लॉस एंड हाउ टू कोप अप विद इट। नेचर ऑफ लॉस को समझना और उसको कैसे कोप अप करना है, ये बेसिकली इज एपिस्टेमोलॉजी ऑफ लॉस। बढ़िया, नेक्स्ट, पोएटिक डिवाइसेस, जल्दी से बताइए बच्चा पार्टी। कुछ वर्ड्स हैं यहां पर, पहले ये वाला बॉल बॉल बॉल्स बॉल्स, बाइज अ बॉल बैक, ये वाला, इन दोनों में कौन सा पोएटिक डिवाइस है, जल्दी से बताओ, जल्दी 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 जल्दी, कमान 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 कमान। एलिट्रेशन, बहुत बढ़िया, है ना, एलिट्रेशन है। ब की आवाज रिपीट हो रही है, यहां पर भी ब की आवाज रिपीट हो रही है। यहां बताओ, शेकिंग ग्रीफ, ये इंपॉर्टेंट है, जल्दी से बताओ, शेकिंग ग्रीफ यहां पर क्या है,
शेकिंग ग्रीफ बताइए, जल्दी से बताइए बच्चे, कमान 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 कमान। शेकिंग ग्रीफ, शेकिंग ग्रीफ, हाँ बिल्कुल सही, ट्रांसफर्ड एपिथेट है। ग्रीफ मतलब होता है सैडनेस, दुखी, हाँ दुखी होना बेसिकली। तो शेकिंग जो है वो फीलिंग है, वो बच्चा महसूस कर रहा है ना, वो ग्रीफ तो नॉन लिविंग चीज है, वो थोड़ी महसूस करेगा, इसलिए ट्रांसफर्ड एपिथेट। ठीक है, नेक्स्ट यहां बताओ जल्दी से, यहां पर देखो ये बॉल्स ऐसे मान लो, हाउ टू स्टैंड अप, हाउ टू स्टैंड अप, नो नो, बताइए जल्दी से, ये तो सिंपल है आई बिलीव, मुझे लगता है ना, रिपीटिशन, क्लियरली रिपीटिशन है, बहुत इजी होगा ये आप लोगों के लिए आई थिंक। नेक्स्ट देखो यहां पर व्हाट और व्हाट, इन दोनों का देखना, और मैरिली मैरिली, इन दोनों का देखना, सोच के बोलना आंसर प्लीज, है ना, बी वेरी केयरफुल व्हेन यू पिक द आंसर फॉर दिस वन। व्हाट स्टार्टिंग में आ रहा है दोनों लाइनों के, फिर उसके बाद मैरिली मैरिली आ रहा है, क्या है ये, क्या है, क्या क्या, जल्दी बताओ, हाँ ये एनफ हो रहा है, बिल्कुल सही, बहुत बढ़िया। अब ये वाला व्हाट और व्हाट, इन दोनों को अगर बात करूं, ये दोनों रिपीट हुए तो रिपीटिशन आएगा यहां पर, इन दोनों के लिए एनफ हो रहा है, क्लियरली ओके। अब देखो ये वाली लाइंस देख लो, ये वाली लाइंस देख लो, या जितनी भी अंडरलाइन पार्ट है ना, जो भी अंडरलाइन पार्ट है पूरी पोएम इस वाले में, बताइए जल्दी से, अंडरलाइन जो पार्ट है उसका बताओ, कमॉन 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 कमॉन, अंडरलाइन पार्ट का जवाब चाहिए जल्दी से बच्चा पार्टी, कमॉन। हाँ एंजाममेंट है ना, एंजाम्बमेंट है, बहुत बढ़िया, वंडरफुल, क्योंकि इनके एंड में कोई भी पंक्चुएशन मार्क नहीं आ रहा है। आगे चलते हैं, चलिए राइम स्कीम क्या है, तो राइम स्कीम नहीं है, फ्री वर्स में लिखी गई है ये पोएम, इसकी कोई भी राइम स्कीम नहीं है। एक चीज मैं मिस कर गया भाई, ये वाला बताओ यहां पर, हाँ सपोज करो इसी में पूछूं अगर आपसे, ये मैरिली बाउंसिंग, अगर ये पूछूं तो, मैरिली बाउंसिंग इंपॉर्टेंट है क्योंकि पूछा हुआ है एक बार एग्जाम में, इसलिए आपसे जरूरी है पूछना, बताइए जल्दी से, जल्दी 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 जल्दी, कमान 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 कमान। मैरिली बाउंसिंग मतलब यहां पर क्या है, हाँ बहुत अच्छे, मैरिली मतलब हैप्पीली, बाउंस करना मतलब फुदकना कूदना, तो बॉल जो है ना बाउंस करती है ना, टप्पा खाती है, वो मैरिली खुशी खुशी कैसे बाउंस कर सकती है यार, ये तो नॉन लिविंग चीज है, इसलिए पर्सोनिफिकेशन, उसको पर्सोनिफाई किया गया है। और ये यहां यूज क्यों किया है, ये कॉन्ट्रास्ट करने के लिए दिखाया है, बेसिकली बच्चे का मूड जो है बहुत दुखी है, तो जो सैड मूड है बच्चे का, उससे कॉन्ट्रास्ट करके दिखा दिया है कि बॉल मैरिली बाउंस करी, तो बच्चे का मूड दिखाने के लिए एक कॉन्ट्रास्टिंग एक्सप्रेशन यूज कर दिया है बस, ठीक है। चलो क्वेश्चन PYQ बताओ जल्दी से, पास्ट ईयर क्वेश्चन है ये, जल्दी से बताना है प्लीज, हाँ। No use to say, oh, there are other balls. An ultimate shaking grief fixes the boy as he stands rigid, trembling, staring down all his young days into the harbor where his ball went. I would not intrude on him. A dime another ball is worthless. Now he senses first responsibility in a world of possessions. People will take balls. Balls will be lost always, little boy. And no one buys the ball back. Money is external. He's learning dash dash dash. Which of the following best describe the speaker's attitude in which towards the boy's reaction to losing the ball? इन चारों में से कौन सा एक्सप्रेशन बेस्ट एक्सप्रेस करता है स्पीकर का क्या एटीट्यूड है जब बच्चे की बॉल चली जाती है, तो ठीक है आंसर दो। चार ऑप्शंस आपके सामने है, इनडिफरेंट एज द बॉल इज इनएक्सपेंसिव, सिंपैथेटिक अंडरस्टैंडिंग द डेप्थ ऑफ बॉयज लॉस, मॉकिंग फाइंडिंग द बॉयज रिएक्शन एग्जैजरेटेड एंड अननेसेसरी, पैनिक्ड शेयरिंग द बॉयज डिस्ट्रेस ओवर द लॉस्ट बॉल। समझाता हूं, इनडिफरेंट मतलब केयरलेस, कि उसको चिंता ही नहीं है, एज द बॉल इज इनएक्सपेंसिव क्योंकि बॉल एक्सपेंसिव नहीं है। दूसरा सिंपैथेटिक की मतलब उसके मन में दया भावना आ रही है, अंडरस्टैंडिंग द डेप्थ ऑफ बॉयज लॉस, वो बच्चे की जो लॉस की गहराई ना इस बात को समझ रहा है कि बच्चा कैसे महसूस कर रहा है। तीसरा मॉकिंग, मॉकिंग मतलब किसी का मजाक उड़ाना, फाइंडिंग द बॉयज रिएक्शन एग्जैजरेटेड अननेसेसरी, उसको लग रहा है जो बच्चे का रिएक्शन है बहुत ज्यादा एग्जैजरेटेड है। एंड लास्टली पैनिक्ड शेयरिंग द बॉयज डिस्ट्रेस, वो भी पैनिक्ड है बच्चे के साथ साथ, वो भी पैनिक हो गया है। करेक्ट आंसर है बच्चा पार्टी ऑप्शन बी, सिंपैथेटिक है, वो दया भावना है उसके मन में और वो समझ रहा है कि बच्चे का लॉस जो है उसकी क्या ग्रेविटी है। वाह बहुत बढ़िया, 96% ऑफ यू गॉट इट राइट। नेक्स्ट है कमेंट ऑन द यूज ऑफ मेटाफर इन द अबव एक्सट्रैक्ट, क्या इस एक्सट्रैक्ट में मेटाफर का यूज हुआ है, अगर हां तो कैसे, बताओ 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 जल्दी से बताओ, जल्दी से बताओ बच्चा पार्टी, कैसे मेटाफर का इस्तेमाल हुआ है अगर यूज हुआ है तो।
कॉमेंट ऑन द यूज ऑफ मेटाफर। हा, मेटाफर इज यूज्ड कैसे? बिकॉज बॉल जो है ना, उसका मतलब सिर्फ बॉल नहीं है यहां पर। कैसे 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 बताओ? वर्ल्ड ऑफ पोजेशंस, बॉल चाइल्डहुड मेमोरीज को रिप्रेजेंट करता है, बिल्कुल सही बात है ना? ठीक है, यंग डेज को रिप्रेजेंट करता है, ऑल हिज यंग डेज इनटू द हार्बर, है ना? तो ये यंग डेज इनटू द हार्बर, बिल्कुल परफेक्ट एग्जांपल उठाया जिसने भी लिया है ये। ऑल हिज यंग डेज, ये यंग डेज इनटू द हार्बर चले गए हैं, ये बॉल नहीं गई है। जैसे ये यंग डेज की जगह हम बॉल सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं एक तरह से, तो बॉल को यूज कर दिया गया यंग डेज की जगह, राइट? तो यंग डेज का रिप्रेजेंटेटिव है बॉल, बेसिकली यंग चाइल्डहुड मेमोरीज का, ये यहां पर मेटाफर यूज हुआ है, बिल्कुल ठीक है, क्लियर है? ये आपको बताना था इसमें। नेक्स्ट explain the phrase all his young days into the harbor with reference to the extract। all his young days into the harbor with the extract experience समझाइए फटाफट से। वही जो हमने बात करी अभी कि उसके यंग डेज इनटू द हार्बर चले गए, बॉल हार्बर में चली गई, इसके लिए बोला है ऑल हिज यंग डेज इनटू द हार्बर बिकॉज द बॉल that this boy has played with this ball all through his childhood and there are a lot of childhood memories with this ball that the boy has, and therefore when the ball went into a place that from where it cannot be retrieved, all his childhood memories also are washed away with it। ठीक है, next briefly state in about 40 words the boy's journey from shaking grief to his learning in the above extract। एक बच्चे की जो जर्नी है उसको ब्रीफली एक्सप्लेन करो, कहां से? शेकिंग ग्रीफ से ही इज लर्निंग इन द अबव एक्सट्रैक्ट। शेकिंग ग्रीफ से ही इज लर्निंग तक उसकी क्या जर्नी रही है? तो जब बच्चे की से बॉल दूर गई, पहला उसका रिएक्शन क्या था? ही वाज कंप्लीटली स्टक या ही वाज कंप्लीटली सैड, अल्टीमेट शेकिंग ग्रीफ उसको महसूस हुआ, ट्रेम्बल कर रहा था, उसी जगह कांप के खड़ा हो गया था, बिल्कुल, है ना? ये था पहला रिएक्शन। बट ओवर टाइम ही रियलाइजेस हिज फर्स्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी, वो सीखता है दैट लॉस इज इनएविटेबल। ये चीज जो है ना, वो जर्नी जो है उसकी, वो आपको समझानी देनी है यहाँ पे, वो बताना है आपको बेसिकली, ठीक है? कि आफ्टर द इनिशियल लॉस, आफ्टर द इनिशियल मॉर्निंग, वो धीरे धीरे रियलाइज करता है कि ये लॉस जो है लाइफ का पार्ट है, राइट? Why does the poet say I would not intrude on him? Why doesn't he offer him money to buy another ball? ऐसा क्यों बोलता है पोएट कि भाई मैं उस पर इंट्रूड नहीं करूंगा? क्योंकि यूजलेस है ऐसा करना। वो उसको एक और बॉल या पैसा ऑफर नहीं करता बिकॉज इट्स वर्थलेस, बिकॉज द बॉय वांट्स द सेम बॉल, वही बॉल चाहिए उसको वापस। मनी इज एक्सटर्नल, व्हाट डज द पोएट मीन बाय द एक्सप्रेशन? ये आप लोग बता देंगे, ऑलरेडी हम कई बार इसको कर चुके हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बारी आया हुआ है। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट पोएम व्हिच इज अमेंडा। अमेंडा करते हैं जल्दी से, फटाफट से, ठीक है? गिव मी अनदर आर एंड आई विल रैप दिस अप। मैं इसको